तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इंडिया के अंदर ऐसी सीरीज भी बन सकती है। इसका कॉन्सेप्ट माइंड ब्लोइंग है भाई। सोचो एक ऐसा यंत्र जिसके अंदर सिक्का डालो और फिर अपना अंगूठा देना पड़ेगा, फिर मन चाहा वरदान मिलेगा। तो आप क्या करोगे? तो इसी कॉन्सेप्ट पर एक सीरीज आई है मंडाला मर्डर्स, जो इतनी खतरनाक है कि क्या ही बताऊं, आप ही देखो। तो चलो बिना देरी करे कहानी शुरू करता हूँ ना। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम चरणदासपुर के अंदर 1952 में हुई एक भयानक घटना को देखते हैं। हम एक रुक्मणी नाम की औरत को देखते हैं जो बहुत खुश थी, यानी आज का दिन उसके लिए एक वरदान था। दरअसल ये लोग आज के दिन 14 साल से वेट कर रहे थे। ये किसी तरह से एक अयस्थ यंत्र बनाए थे जिससे यस्त नाम के डेविल को जिंदा करना चाहते थे ताकि वह उसकी पावर से पूरी दुनिया को बदल सके। अब यस्त को जीवित करने के लिए इन्हें एक डेड बॉडी चाहिए थी जिसमें अलग अलग इंसान के बॉडी पार्ट्स हो, यानी उन्हें अलग अलग इंसान से लेकर उसे सिल कर एक इंसान बनाया गया था जो था यस्त। और वहीं पर एक दूसरी बॉडी थी जिसके ब्लड को मरे हुए आदमी में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर वही ब्लड अयस्त यंत्र में जाएगा। फिर उस यंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होगी जिससे यस्त जिंदा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि रुक्मणी यस्त को जीवित करने की प्रक्रिया शुरू करती है। हमें दो बॉडी देखने को मिलती है जिनमें ब्लड ट्रांसफर हो रहा था और उनका खून यंत्र में जा रहा था। ये लोग अपने सपने के बहुत करीब थे। हम देखते हैं कि ब्लड से एनर्जी पाकर यंत्र काम करना शुरू करता है। तभी रुक्मणी बॉडी में एक स्टोन डालती है जिससे बॉडी के अंदर एनर्जी उत्पन्न होने लगती है। अब यस्त के बनने की प्रक्रिया खत्म होने वाली थी, बट एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। हम देखते हैं कि एक जयानंद नाम का शख्स था जो गांव वालों को भड़काकर उन्हें अपने साथ लाता है, जिससे पता चलता है कि चरणदासपुर में पिछले कुछ सालों से कई मर्डर्स हुए थे। उन सबका जिम्मेदार अयस्तिया थे, जिससे गांव वाले गुस्सा होकर हाथों में मसाल लेकर उनके अड्डे को जलाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो उनकी खबर इधर रुक्मणी को पता चल जाती है। वह कहती कि अयस्तियों, आज का दिन बहुत ही खास है। अगर आज हम अपने मकसद में पूरा नहीं हुए तो कभी भी नहीं होंगे। हमने बहुत मेहनत करी है। तभी गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, बट अयस्तिया उनको रोके रहती हैं। अब कुछ ही पल बचे थे। रुक्मणी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि अयस्तियों, बस थोड़ा समय और बचा है, उन्हें रोक कर रखो। बट अचानक से हमें देखने को मिलता है कि एक शख्स मसाल लेकर बॉडी पर आग लगा देता है जिससे बॉडी जलने लगती है। ये देखकर रुक्मणी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, यानी उसका सपना टूट चुका था। उस बॉडी को कौन जलाया ये तो हमें देखने को नहीं मिलता, बट वहाँ पर मौजूद चिट्ठी कहती है कि रुक्मणी, तुम यंत्र और स्टोन को लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम जिंदा रहोगी तो फिर से यस्त को बना सकती हो। तो हम देखते हैं कि रुक्मणी एक मोक्ष नाम की लड़की के साथ अयस्त यंत्र को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इधर चिट्ठी लिक्विड से ब्लास्ट कर देती है जिससे वहाँ मौजूद सारे गाँव वाले मारे जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में 2025 में। हम एक विक्रम नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो सस्पेंड हो चुका था। अब वह दिल्ली से अपने पुराने घर चरणदासपुर जा रहा था। वहीं उसके साथ उसके पापा विश्वनाथ भी थे। ट्रेन में ही उनकी मुलाकात एक अभिषेक नाम के आदमी से होती है जिससे विश्वनाथ की खूब जम रही थी। वह मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे। तो चरणदास पहुँचते ही वह अपने घर में एंटर करते हैं और यहीं पर पता चलता है कि बाप बेटे दोनों एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे। दरअसल विश्वनाथ और वसुधा नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनके दो बेटे थे, विक्रम और पवन। हम देखते हैं कि विक्रम और पवन का बाइक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे विक्रम का छोटा भाई पवन मर जाता है और ये भी पता चलता है कि उसकी माँ वसुधा भी अचानक गायब हो गई थी। उसका सिर्फ एक पर्स मिला था। उसके बाद हम उसी अभिषेक को देखते हैं जो ट्रेन में विक्रम के साथ था। वह एक रिपोर्टर था। वह बनारस घाट पर कुछ तस्वीरें खींच रहा था। तभी से एक वेंकट नाम का शख्स कॉल करके ये बताता है कि सुजय और विजय मंत्री के आदमी के साथ सीक्रेटली मीटिंग कर रहे हैं और तुम्हें उनका सबूत देना है। दरअसल यहाँ पर दो पार्टी थी, एक अनन्या भारद्वाज और दूसरी सुजय और विजय। इलेक्शन नजदीक था तो दोनों पार्टी जोरों शोरों से लगी थी एक दूसरे को गिराने के चक्कर में और किसी न किसी तरह वह जनता की सिंपैथी बटोरना चाहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिषेक वेंकट के बताए हुए लोकेशन पर पहुँचता है जहाँ पर सुजय और विजय सच में मीटिंग कर रहे थे और वह मंत्री के आदमी को घुस दे रहे थे। तो इस चीज का अभिषेक फोटो खींच लेता है। तभी सुजय और विजय की नजर अभिषेक पर पड़ जाती है। वह उसका पीछा करने लगते हैं और अभिषेक वहाँ से भाग निकलता है। खैर सीन तो कट कर दिया जाता है और आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग विक्रम और उसका दोस्त प्रमोद, वह भी एक पुलिस ऑफिसर था, दोनों घाट पर बैठे थे। वह अपने बीते हुए दिन को याद कर रहे थे। तभी ये पता चलता है कि विक्रम की पत्नी कविता जो कोमा में थी, विक्रम उसी की वजह से बहुत परेशान रहता था। खैर आगे देखते हैं कि विक्रम के पिता विश्वनाथ नदी के किनारे नहा रहे थे। तभी
वहाँ पर एक डेड बॉडी आ जाती है जो थोड़ा अजीब सी थी। उसके चेहरे पर हाथ पैर लगाए गए थे। विश्वनाथ उसे देखकर डर जाता है और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान थे कि ये लाश यहाँ पर कैसे आई। दरअसल ये जो बॉडी थी ना वह अभिषेक की थी, जो कुछ समय पहले सुजय और विजय के पास गया था। तो यहाँ पर यह समझ आता है कि अभिषेक को सुजय और विजय के आदमियों ने हुई मारा होगा। विक्रम उस बॉडी पर एक अजीब सा निशान देखता है। उसे डाउट होता है कि मैंने इस निशान को कहीं तो देखा है। अब वो अपने घर आता है। वह अपनी माँ की चीजों को देख रहा था और वहाँ पर उसे उनके पर्स से एक सिक्का मिलता है जिस पर वही निशान था जो अभिषेक की बॉडी पर देखा था। अब अभिषेक भी शौक था कि इस डेथ का कनेक्शन मेरी माँ से हो सकता है। तभी हमें उसकी माँ के बारे में थोड़ा और जानने को मिलता है। दरअसल जब विक्रम और पवन का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसकी माँ पवन को उर्मिला आंटी के साथ वरुड़ा के जंगलों में जाती है और वहीं पर पवन की लाश मिलती है और उसकी माँ का पर्स, यानी उसकी माँ वरुड़ा के जंगलों से ही गायब हुई थी। तो हम देखते हैं कि विक्रम और प्रमोद कसम खाते हैं कि हम अपनी माँ को ढूंढ कर रहेंगे। उसके बाद हम अनन्या भारद्वाज को देखते हैं जो एक पॉलिटिशियन थी। उसका एक पति था जो चोट लगने की वजह से चल फिर नहीं सकता था। वह बिस्तर पर ही रहता था और उसकी अनन्या के साथ जरा भी नहीं जमती थी। उसका कहना था कि मैं जिस दिन ठीक हो गया ये टिकट मुझे मिलेगा, यानी वह उसका पति होने के बावजूद भी एंटी था। तो अनन्या भारद्वाज अभिषेक की मौत का फायदा उठाती है। उसका आदमी अभिषेक के लैपटॉप से उसने जो फोटो खींचा था ना वह पा गया था। तो अनन्या उसी की मदद से मीडिया से फैला देती है कि अभिषेक को सुजय और विजय ने मारा है। हालांकि हमको अभी तक लग रहा था कि उसको इन्हीं लोगों ने ही मारा होगा, बट पता चलता है कि उस दिन अभिषेक उनके हाथों से भाग गया था। वह भी हैरान थी कि उसको किसने मारा और उनको पता था कि ये सब इल्जाम अनन्या लगवा रही है। तो इधर हम देखते हैं कि अनन्या पब्लिक की सिंपैथी के लिए अभिषेक की पत्नी से मिलने के लिए उसके घर जाती है और वहीं पर विक्रम को भी उसका दोस्त बताता है कि अभिषेक की पत्नी केशवपुर में रहती है। तो विक्रम भी उससे मिलने चला जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि सुजय और विजय के लोग अनन्या के खिलाफ नारा लगा रहे थे जिससे अनन्या बाहर नहीं निकल सकती थी, तो वह अंदर ही थी। इतने में वहाँ पर विक्रम भी पहुँच जाता है। तभी यहाँ पर पता चलता है कि जो अनन्या भारद्वाज थी ना वह विक्रम की वाइफ की बहन थी। तो दोनों उसे याद करके बहुत दुखी थे। अनन्या कहती है कि तुम यहाँ पर आए और हमें बताया भी नहीं। अब अनन्या जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है और यहीं पर वह वेंकट के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वह वेंकट से कहते हैं कि तुम सुजय और विजय को गिरफ्तार करवा दो। तो वेंकट कहता है कि उनके खिलाफ तो ठोस सबूत नहीं है। तो अनन्या कहती है कि पहले उनको गिरफ्तार करवाओ ना, फिर उनके भाई बंटी को खबर दे देना कि उसके भाइयों का इनकाउंटर होने वाला है। तो आगे देखते हैं कि अनन्या ने जो प्लान बनाया था ना उसके जरिए सही में सुजय और विजय फंस जाते हैं। दरअसल जब उनको पुलिस ले जा रही थी ना तो रास्ते में ही बंटी आ जाता है। वह उनको बचाने के चक्कर में पुलिस कांस्टेबल को मार देता है जिससे लोग और बुरा फंस जाते हैं। बट सुजय और विजय भाग निकलते हैं। तो इस वजह से अनन्या मिनिस्टर से मिलकर सुजय और विजय के खिलाफ सीआईबी जांच बैठाती है। हालांकि मिनिस्टर ये करने के लिए तैयार नहीं था, बट अनन्या उसकी भी फील्डिंग सजाई थी। यानी उस दिन जो अभिषेक ने फोटो खींचा था ना वह इसी के आदमी का था। तो मिनिस्टर को अनन्या ब्लैकमेल करके उनके खिलाफ सीआईबी जांच करने को बोलती है। वेल अब हम आगे एक सीआईबी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम था रिया थॉमस। वह उन्हीं मर्डर्स के बारे में रिसर्च कर रही थी जो चरणदासपुर में हो रहे थे। यानी वह इस केस पर बहुत दिन से काम कर रही थी और चरणदासपुर जाना चाहती थी। तभी उसका सीनियर नवीन देसाई उसे बताता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है, तुम यहाँ से जा रही हो। बट रिया प्रमोशन से खुश नहीं थी। उसे तो चरणदासपुर के केस को सॉल्व करना था और यहीं पर यह भी पता चलता है कि रिया एक ट्रॉमा से गुजर रही थी। दरअसल उसके साथ एक हादसा हुआ था। वह पंजाब के एक क्रिमिनल को पकड़ने गई थी और वहीं पर उसकी लापरवाही से एक छोटी सी बच्ची मर गई थी जिसकी वजह से वह उसको भूल नहीं पाई और उसे हर जगह दिखाई देती थी। उसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जो अपने पापा से अभिषेक के बारे में बात कर रहा था। वह उन्हें बताता है कि जो हमारे साथ उर्मिला चाची रहती थी ना अभिषेक उन्हीं का बेटा था जिसका बचपन का नाम बबलू था। तो विक्रम को डाउट था कि उस दिन उसकी माँ के गायब होने के बाद बबलू और उसके पापा भी गायब हो गए थे। तो विक्रम को संदेह होता है कि अभिषेक के मर्डर से मेरी माँ का कनेक्शन हो सकता है। तो अभिषेक के घर जाता है ताकि उसे कुछ सबूत मिल जाए। वहाँ जाता है तो उसे उसका बैग मिलता है और घर में खून के धब्बे थे जिससे विक्रम समझ जाता है कि अभिषेक को यहीं पर मारा गया था और यहीं से फेंका गया था। इसके बाद विक्रम की माँ को देखते हैं जिस दिन वह गायब हुई थी ना, जब उसका बेटा बीमार था तो वह अपने बेटे को लेकर वरुड़ा के जंगल में गई थी और वहीं पर एक खंडहर में उसे एक बाबा मिलता है जिसके चेहरे पर जलने का निशान था। वह एक यंत्र लिए था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, अयस्त्र यंत्र। तो बाबा बोलता है कि सिक्का, फिर वसुधा एक सिक्का देती है। उस सिक्का को बाबा यंत्र में डालता है और उसकी माँ को उसका दायां अंगूठा मशीन में डालने को बोलता है और उससे वरदान मांगने को बोलता है। यानी ये जो यंत्र था ना वरदान मांगने वाला यंत्र था जो खून से एनर्जी
पाता था और वरदान को पूरा करता था। तो वसुधा वरदान में अपने बेटे के जिंदा करने को बोलती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब उर्मिला भी देख रही थी। तभी अचानक तेज हवा चलती है, उर्मिला दूर जाकर गिरती है। अब क्या इसका बेटा बच जाता है या फिर उर्मिला मारी जाती है, ये सब तो पता नहीं चलता। और एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है 7 साल पहले। हम देखते हैं कि पुलिस के डर से सुजय और विजय दोनों भाई नेपाल के बॉर्डर पर पास छुपे थे। तो एक दिन उनको एक शख्स देख लेता है जो बाहुबलियों को खबर दे देता है। अब हम देखते हैं कि वह शख्स उनको ऑर्डर देता है कि दोनों भाइयों को खत्म कर दो। वहीं ये बात सुजय और विजय की माँ को पता चल जाती है। वह बहुत परेशान थी कि अपने बेटे को कैसे बचा जाए। फिर वह एक लेडी के पास पहुँचती है जिसके घर में एक गूंगी लेडी भी थी। उसकी माँ कहती है कि मुझे मेरे बेटे को बचाना है। फिर वह लेडी उनको एक सिक्का देती है। ये वही निशान वाला सिक्का था जो उसकी माँ उस सिक्के को लेकर वरुणा के जंगल में उसी बाबा के पास पहुंची थी जो वरदान देता था। तो बाबा बोलता है कि मोल चुकाना होगा। फिर उसे सिक्का मांगता है और उस सिक्के को अयस्त्र यंत्र में डालकर अंगूठा डालने को बोलता है। अंगूठा कटने के बाद वरदान मांगने को बोलता है। तो माँ बोलती है कि मेरे बेटों की जान बच जाए और दुश्मनों का सर्वनाश हो जाए। फिर क्या उधर हम देखते हैं सुजय और विजय को बाहुबली के लोग घेर लेते हैं, लगभग मारने ही वाले थे। कितने में अचानक उन पर मधुमक्खियां अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि वह मधुमक्खी दोनों भाइयों को कुछ नहीं करती, जिससे वह उनको मार देते हैं और उनकी जान बच जाती है। उधर उनके दुश्मन भी मारे जाते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। हम देखते हैं कि रिया अपनी पोस्टिंग चरण दासपुर में करा चुकी थी। वो अपने ऑफिस आती है और प्रमोद से मिलती है। प्रमोद बहुत घबराए हुए था। तभी पता चलता है कि प्रमोद को इस केस पर काम करने के लिए लगभग 4 दिन तक उसे अपने घर नहीं जाना था। यानी रिया सिर्फ केस पर फोकस करना चाह रही थी। तो हम देखते हैं कि लेट नाइट तक भी उसे सोने नहीं देती। वह कहती कि अच्छा बताओ अनन्या ने किस बेस पर सुजय और विजय को फंसाई थी। तो प्रमोद कहता है कि कुछ फोटोज की वजह से। रिया उन्हीं फोटो को मांगती है। तो प्रमोद बताता है कि उन फोटो को अभिषेक के लैपटॉप से अनन्या के लोगों ने डिलीट करा दिया। ये सुनकर उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें उससे मिलने जाना होगा। फिर अगली सुबह रिया अनन्या के घर पहुंचती है और उससे अभिषेक के मर्डर के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। तो अनन्या कहीं जा रही थी तो वह गाड़ी में ही बातचीत करते हैं। रिया कहती है कि अभिषेक का जब मर्डर हुआ था ना तो कुछ समय पहले उसे एक नंबर से कॉल आया था और जब हमने उस नंबर को ट्रेस किया तो उसका लोकेशन तुम्हारा घर था। और वह ये भी बताती है कि कुछ दिन पहले अभिषेक के साथ तुम्हारे राइट हैंड मैनेजर वेंकट को देखा गया था। हालांकि अनन्या उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, वह इनकार करती रहती है। तभी उनका ड्राइवर हाईवे से गाड़ी नीचे उतार कर दूसरे रास्ते ले जाता है और यहीं पर पता चलता है कि सुजय और विजय ने अनन्या को मारने का प्लान बनाया था। वह उसके ड्राइवर को धमकाते हैं कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेंगे तो उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि सुजय और विजय के लोग इन पर अटैक कर देते हैं। रिया बहुत ही बहादुरी से उनके साथ लड़ती है। वह लगभग सबको मार ही चुकी थी। कितने में उसे उसी लड़की का विजन आने लगता है जिसे वह बार बार देखती थी। तो वह चुपचाप देखने लगती है। इतने में उस पर अटैक कर दिया जाता है और वह बेहोश हो जाती है। वहीं अनन्या वहाँ से बचकर भाग निकलती है। इधर हम विक्रम को देखते हैं जो अपनी माँ को ढूंढने में लगा था। वह अभिषेक की पत्नी से उसकी माँ उर्मिला का पता पा जाता है और जब उसके घर जाता है तो उनको देखकर रोने लगता है क्योंकि उनका हाल बुरा था। वह बिल्कुल शांत थी। विक्रम जैसे तैसे उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उर्मिला उसे बताती है कि हम और तुम्हारी माँ वरुणा के जंगलों में गई थी। वहाँ शैतान ने तुम्हारी माँ की उंगली काट दी थी और मुझे दूर फेंक दिया था। वह मुझे मार डालेगा, यह कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। विक्रम भी रोने लगता है। अब उसे वरुणा के जंगलों में जाना था तो वह वहाँ चला जाता है। इधर विजय ने सीआईबी अफसर को मारा था जिसे सुजय बहुत गुस्से में था। तो वह कहता है कि इसे डिग्गी में डालो और चलो वरुणा के जंगलों में। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वरुणा के जंगल में उसी बाबा के पास पहुँचते हैं। हालांकि इनको लोकेशन पहले से पता था तो वह वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर विक्रम उस जगह को जंगल में ढूंढ रहा था तो सुजय और विजय के साथ उनका नौकर बिरजू भी था। तो वह उसको पैसा देकर उसके बदले अंगूठा कटवा कर वरदान मांगने को बोलते हैं। तो बिरजू बहुत डरा हुआ था। वह जैसे तैसे बाबा के पास पहुँचता है और वरदान मांगता है। हालांकि उसने क्या वरदान मांगा था ये तो नहीं दिखाया जाता, बट तभी अचानक वहाँ पर एक मिस्टीरियस शख्स आता है जो मुंह को ढके हुए था और उसके हाथ में एक नुकीली तलवार थी। वह दोनों भाइयों को मार देता है और उनकी दोनों भुजाएं काट देता है। वहीं विक्रम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वह डिग्गी से रिया को निकालता है। फिर वह देखते हैं कि दोनों भाई की बॉडी आग के सर्कल में पड़ी थी और उनकी भुजाएं गायब थी। यानी पिछली बार धड़ गायब हुआ था और इस बार भुजाएं। ये देखकर वह हैरान थे कि इन्हें किसने मारा होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक नए कैरेक्टर के पास जिससे हम एक शास्त्री और उसकी पत्नी को देखते हैं जो सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे थे। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये वही औरत थी जो यहाँ
यहाँ पर सुजय की माँ को सिक्का देती है, यानी ये औरत वरदान के लिए सिक्का देती थी। तो शास्त्री को अचानक मौत का साया दिखाई देता है। वह कहता है कि मुझे मौत का साया दिख रहा है, लग रहा है कोई मरने वाला है, अब कौन मरेगा ये पता नहीं। तो एक बार फिर हम विक्रम को बड़ौदा के जंगल में देखते हैं जहाँ पर मर्डर हुआ था। तो विक्रम उस खंडहर के अंदर जाता है, तब इससे पता चलता है कि यहाँ तो लाइट काम नहीं कर रही है, यानी कोई डेविल शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी से दीवार पर एक मानव का सिंबल दिखाई देता है जो अस्त्र था, जिसको हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा था। तो विक्रम देखकर शॉक हो जाता है, फिर वह वहाँ से चला आता है क्योंकि बहुत अंधेरा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रिया को देखते हैं जो सस्पेक्ट से इंटेरोगेट कर रही थी, जिसमें विक्रम और अनन्या और बिरजू था। वह बिरजू से पूछती है कि तुम उस रात वहाँ क्या करने गए थे और तुमने क्या देखा। तो बिरजू सारी सच्चाई बताता है कि हम वरदान मांगने गए थे। वह कहता है कि उन्हें एक शैतान ने मारा है, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा। हालांकि वह ये चीज नहीं बताता है कि एग्जैक्टली उसने क्या वरदान मांगा था। वहीं अनन्या भारद्वाज से उसे ये दिक्कत थी कि वह उस दिन रास्ते में उसे अकेले छोड़कर क्यों भाग गई थी। वहीं विक्रम से भी सवाल पे सवाल पूछती है कि आखिर तुम हर मर्डर सीन पर कैसे पहुंच जाते हो और तुम चरणदासपुर में क्या कर रहे हो। तो विक्रम इन सब की वजह अपनी माँ को बताता है। वह कहता है कि मेरी माँ बड़ौदा के जंगलों में गायब हुई थी, इसलिए मैं वहाँ गया था, और उसे एक सिक्का दिखाता है। तो रिया को उनके जवाब से कुछ शक नहीं होता और सबको छोड़ देती है। बट विक्रम इस केस पर बहुत दिनों से काम कर रहा था, तो इसीलिए उसे अपने साथ केस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व कर लेती है। तभी वहाँ पर शास्त्री आ जाता है। वह बहुत परेशान था। वह कहता है कि मैं छाया उपासक हूँ, मुझे मौत की साया दिखती है। इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई मारने वाला है। तो रिया पूछती है कि तुम्हें एग्जैक्ट कैसे पता चला कि वही तुमको मारने वाला है। तो शास्त्री कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिमी खान, जो इन सब चीजों को डिकोड करता है। उसने मुझे बताया कि अगला टारगेट एक गुरु होने वाला है जिसे सोनक कहते हैं। उस हिसाब से मैं ही गुरु हूँ। तभी उसकी पत्नी कालिंदी आ जाती है। वह कहती है कि चलो यहाँ से, तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर वह अपने बेटे अमृत के बहाने शास्त्री को लेकर चली जाती है। हालांकि विक्रम शास्त्री की बात को ध्यान से सुन रहा था, उसे उनकी बात पर विश्वास था, इसीलिए वह जिमी खान के घर जाता है, शायद उसे वहाँ कुछ पता चल सके। तो विक्रम जिमी से कहता है कि वह उसे बताता है कि चरणदासपुर में जो मर्डर हो रहे हैं ना, उसके बारे में कुछ बात करनी थी। बस इसी बात पर जिमी भड़क जाता है। वह जान जाता है कि ये पुलिस वाला है और उसे भगा देता है। उसके बाद रिया शास्त्री के घर जाती है ताकि वह ये पता कर सके कि उसकी बात सच थी या झूठ और वह कैसा आदमी है। तो वह एक पान वाले से पूछती है जो उन्हें बताता है कि जब से उनका बेटा मरा है ना, वह बहुत परेशान रहते हैं। ये सुनते ही रिया हैरान थी क्योंकि शास्त्री की पत्नी कालिंदी ने उस दिन बताया था कि उनका बेटा अमृत साथ में है। तो रिया को उस पर डाउट होता है। अब रिया बिरजू के घर जाती है। वहाँ देखते हैं कि उसका खोया हुआ बेटा घर वापस आ गया था। यहीं पर एक राज खुलता है। दरअसल उस दिन बिरजू ने बाबा से वरदान में अपने बेटे को मांगा था। उसने कहा था कि मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ जाए, तो वैसा ही हुआ, उसका बेटा आ चुका था। उसके बाद रिया पूछती है कि तुम उस कातिल का हुलिया बताओ। तो बिरजू कहता है कि एक शख्स था जो काले कपड़े पहना था, मुंह को ढका था और उसके हाथ में विचित्र तलवार थी। ये सुनकर रिया शास्त्री की बातों को मैच कराती है, यानी शास्त्री ने भी यही चीज बताया था जो उसे मारने वाला था। तो अब रिया शास्त्री के घर जाती है। वह उससे पूछती है कि आपको तलवार के बारे में कैसे पता चला। तो वह कहता है कि मुझे उसकी छाया दिखी थी और मैं उसका चेहरा भी बता देता, बट उसने अपना चेहरा ढका था। यानी जो बिरजू ने अपनी आंखों से देखा था ना, वही चीज शास्त्री अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहा था। तो रिया को इसकी बात पर और विश्वास हो जाता है। तो शास्त्री कहता है कि अब अगली मौत सोनक की होगी जो मैं हूँ। तभी शास्त्री जी को अचानक कुछ होने लगता है और वहीं पर मर जाता है। इधर कालिंदी को देखते हैं कि कोई उसका गला काट दिया था। ये देखकर रिया डर जाती है क्योंकि ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जिमी खान से मिलने की कोशिश कर रहा था। वह जिमी के घर की लाइट ठीक करवा देता है जिससे वह खुश था। तो वह विक्रम से कहता है कि तुम्हें उन मर्डर्स के बारे में जानना था ना, चलो बताता हूँ। तभी वह बताता है कि उसको घर के छत से उसके दादा गयासुद्दीन, जिसको हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा था, तो उसके दादा के बॉक्स से अयस्त यंत्र की कुछ पिक्चर्स मिली थी, जिन्हें डिकोड करके जिमी ये पता कर पाया था कि इस सिंबल में 8 मंडल हैं और 3 मंडल को वह जान पाया था। वह कहता है कि पहला मंडल धड़ और दूसरा शंभु निशंभ की भुजाएं और तीसरा सोनक का सर, यानी ये चीजें उन मर्डर से जुड़ी थी। अब
अभिषेक का धड़, सुजय और विजय की भुजाएं और कालिंदी का सर। तो विक्रम कहता है कि क्या ये काला जादू करने वाले लोग कर रहे हैं? तो जिमी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, काला जादू करने वाले इतनी एडवांस यंत्र को नहीं बना सकते, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है। उसके बाद विक्रम की गर्लफ्रेंड कविता का फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि आखिर वह किस वजह से कोमा में गई थी। तो हम देखते हैं कि दोनों एक साथ बहुत खुश थे, वह शादी करने वाले थे, बट कविता एक बहुत बड़े स्कैम को एक्सपोज करने वाली थी और इस चीज से विक्रम डर रहा था और वह इन्वेस्टिगेशन रोकने को कहता है, बट वह नहीं मानती, जिसकी वजह से एक दिन उन पर अटैक हो जाता है जिसमें कविता के सर में चोट लग जाती है और इस वजह से वह कोमा में थी। उसके बाद क्राइम प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिया और विक्रम मौजूद थे। विक्रम रिया को इस सारी चीजें बताता है जो जिमी ने बताया था। वह कहता है कि उनके अनुसार 8 मंडल है और 8 मर्डर होंगे, 3 तो हो चुके हैं और 5 बचे हुए हैं। तो लोग शास्त्री के घर की तलाशी कर रहे थे और वहाँ से उन्हें वही 8 मंडल के चिन्ह मिलते हैं जिनके बारे में जिमी को पता था। वह रिया को यंत्र के बारे में बताता है कि वह ऊर्जा से काम करता है। तो उनको समझ आता है कि ये सिक्का जिनके पास था ना, उन्होंने वरदान लिया था, तो इस हिसाब से विक्रम की माँ ने भी एक वरदान लिया होगा। तो ये लोग यही सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे, तभी विक्रम को रिया से एक चीज मिलती है जो उसे क्राइम सीन पर मिला था, जिससे क्रिमिनल धुआं निकाल कर आदमी को सुन कर देता था। तो विक्रम इस चीज को चुरा लेता है और अपने दोस्त प्रमोद को उसका पता लगाने को बोलता है। अब दोनों उस दवा को इधर उधर खोजने लगते हैं। वहीं उधर जिमी बाकी के मंडल को डिकोड कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि किलर का अगला टारगेट एक राजकुमारी होगी जिसका चेहरा ले जाएगा। तो वह विक्रम को बताता है। अब वह सोच में पड़ जाते हैं आखिर ये राजकुमारी है कौन। तो विक्रम को समझ आता है कि राजकुमारी अनन्या हो सकती है क्योंकि उसका वंश राज घराने से था। तो वह अनन्या को कॉल करके ये बताता है और वहीं दूसरी तरफ रिया को अभिषेक की वाइफ से पता चलता है कि वह लौंडियाबाज था। वह एक दिन एक औरत के साथ पकड़ा गया था जिसका पति पुलिस वाला था। तो उस पुलिस वाले ने कसम खाई थी कि इसका एनकाउंटर मैं करके रहूंगा और उसके डर से वह कई दिनों तक गायब रहा और एक दिन पता चला कि पुलिस वाले के एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो उसके बाद अभिषेक जब घर आया और उसका एक अंगूठा कटा हुआ था और वह वरदान की बात कर रहा था और बहुत खुश था। यानी ये समझ आता है कि अभिषेक भी बड़ौदा के जंगलों में गया था, वह बाबा के पास गया था और उस पुलिस वाले को मारने के लिए वरदान मांगा था और हमने ये देखा था कि उसका एक अंगूठा कटा भी था। तो रिया उसको उसके घर से भी एक सिक्का मिलता है। तब उससे अभिषेक के घर पर कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिसमें कालिंदी थी, वह किसी शॉप के पास खड़ी थी। तो रिया उस शॉप के पास जाना चाहती थी जो एक दवा की दुकान थी। वहीं उधर प्रमोद भी पता करते करते उस दुकान का पता पा जाता है। वहीं उधर विक्रम रिया के साथ एक होटल में था क्योंकि उसे डर था कि कहीं से किलर मार न दे, तो इसलिए उसके साथ था। बट अचानक से होटल में ही सुजय और विजय का ही भाई उसको मारने की कोशिश करता है, बट विक्रम अनन्या को बचा लेता है। हालांकि अपने भाई का बदला लेने आया था। वहीं उधर प्रमोद उस शॉप पर पहुंच जाता है। वहाँ देखता है कि शॉप अंदर से बंद थी, यानी अंदर कोई तो था। तो वह खिड़की से अंदर जाता है। वहीं अचानक रिया भी आ जाती है। वह प्रमोद की बाइक देखकर समझ जाती है कि वह अंदर है। अब जैसे ही रिया अंदर जाती है तो उसे कुछ भयानक दिखाई देता है। वह देखती है कि एक लेडी किलर किसी लड़की का चेहरा निकाल कर लिक्विड में डाल रही थी। तो रिया उससे लड़ने लगती है, बट वह उस किलर को पकड़ ना सकी। तभी उसे प्रमोद की लाश मिलती है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जब ये बात प्रमोद को पता चलती है ना, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत रोता है। तो यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि किलर अलग अलग बॉडी से अलग अलग पार्ट लेकर उन्हें सिल रहा था जिससे अस्त बना जो हमने सिंबल में देखा था। वेल यहाँ पर चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बाकी के 4 एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।